नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट बनाया था, कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट, जहाँ पे हमने आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाया था कि डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी की तरफ से फिजिकल यानी कि ऑफलाइन चालान बंद कर दिया गया है, टोटली बंद कर दिया गया है, और ई चालान यानी कि ऑनलाइन चालान शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर हमने एनआईसी के जो इंचार्ज है उनसे भी मिले थे। उन्होंने भी बताया प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, और जो इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट के जो एचओडी है उनकी तरफ से भी बताया गया था कब से शुरू किया गया, किस तरीके से किया जाएगा, ओवरऑल बताया गया था। लेकिन बावजूद उसके अभी भी कई लोगों का कन्फ्यूज़न है, कई लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन कन्फ्यूज़न है। तो हमने सोचा कि जो कन्फ्यूज़न्स है लोगों के बीच में, वो सीधे हम जो एनआईसी के जो एचओडी है, जिनसे हमने पहले वाली रिपोर्ट में भी आप सबको मिलाया था, उनसे मिलेंगे और डिटेल में हम जानेंगे कि जो ई चालान प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जाता है। तो मैं बता दूँ, इस वक्त हम आए हुए हैं एनआईसी यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ईटानगर के हेडक्वार्टर में, जहाँ यहाँ के एचओडी से मिलेंगे और कुछ सवाल है, कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग विद रजिस्ट्रेशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी क्या ई चालान भराया जा सकता है, और अगर चालान फिल हो जाता है तो किस तरीके से सर्च किया जा सकता है। इवन रिफंड को लेकर उसके ऊपर में सवाल रखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने कहा कि ऑल ऑफ सडन ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज़न में थे, तो उसको लेकर भी हम जानेंगे कि क्या कोई हेल्पलाइन नंबर रखा गया है या फिर ईमेल आईडी है जहाँ से जो कन्फ्यूज़्ड लोग हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है, वो हेल्प ले सके। तो हमारे साथ बने रहिए, हम सीधे मिलेंगे और आज पूरा रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि हम स्क्रीन में दिखाएंगे कि किस तरीके से ई ग्रास यानी कि जो वेबसाइट है वहाँ पे आप विदाउट बैंक में लंबा लाइन में खड़ा होके आप ईज़िली ई चालान भर सकते हो अपना। तो बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, आपका फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। थोड़ा थैंक बहुत यू। और कन्फ्यूज़न था रिगार्डिंग ई ग्रास जो चालान ई चालान का होला, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो फुल प्रोसेस है जी, किस तरीके से किया जा सकता है, और जो ई चालान है उसको थोड़ा दिखा दीजिएगा। उसके बाद में हम बीच-बीच में कुछ अगर कन्फ्यूज़न है, लोगों का जो सवाल है, आपसे हम पूछेंगे सर। ठीक है। नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ई ग्रास में सबसे पहले आपको क्या फ़ॉलो करना है। सबसे पहले आप देखिए, हमने एक यूज़र गाइड दिया हुआ है पोर्टल में। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको यूज़र गाइड दिखेगा। यूज़र गाइड चालान विथ रजिस्ट्रेशन, मतलब आप किस तरह चालान बना सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के इन द पोर्टल। जी, एंड दूसरा ऑप्शन जो है आपका यूजर गाइड फॉर चालान विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जी, मतलब आप रजिस्टर करके कैसे चालान बना सकते हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन करके कैसे चालान बन सकते हैं, आप दोनों देख सकते हैं। देखिए, ये गाइड है, जी, यहाँ पे सारा मैनुअल दिया है स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। जी, जैसे कि यहाँ स्टेप नंबर 1 पे आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, कैसे भरना है आपको, ये सारा यहाँ अगर आप डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे पेज बाय पेज, तो जी, आप इसको फॉलो करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप इस ई ग्रास साइट में आप रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करके आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाएगा। उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं साइट में। जी, ठीक है, साइट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आपको मेनू में ऊपर मेक न्यू पेमेंट ऑप्शन है। ठीक है, मेक न्यू पेमेंट में क्लिक करके आप चालान किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ये चालान पेमेंट फॉर्म आ जाएगा। ये मैनुअल अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आपको कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं भी आपको इन डिटेल सारा प्रोसेस को दिखाऊंगा। जी, सो आप बिफोर गोइंग इनटू द चालान फाइलिंग, चालान बनाने से पहले मेरा यही सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैनुअल को एक बार फॉलो करें। दोनों मैनुअल विथ रजिस्ट्रेशन, अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के चालान पेमेंट करना चाहता है वो भी मैनुअल है, और आप रजिस्टर करके चालान पेमेंट करना चाहते हैं उसका भी मैनुअल है। आप दोनों को फॉलो कीजिए, जी, जो भी आपके लिए सुटेबल है आप उसी प्रोसीजर से, उसी मैकेनिज्म से आप चालान बना सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आप यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप जा सकते हैं, जो मैनुअल में आपने फॉलो किया होगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सिंपल सा एक सिंगल पेज फॉर्म है, जहाँ पे आपको आपका मिनिमम डिटेल्स भरना है, और आपको खुद ही आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी सेट करना है। और आगे सबमिट करने पर आपने जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपने खुद डाला था वही आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाएगा। और आप देखिए, हर फील्ड के अगेंस्ट में एक रेड कलर का स्टार मार्क है। जहाँ-जहाँ रेड कलर का स्टार मार्क है, दैट इज़ ओनली मैंडेटरी। जहाँ रेड कलर का स्टार मार्क नहीं है, जैसे पान में आप दिख रहा होगा, देयर इज़ नो रेड कलर स्टार मार्क, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। पर जहाँ-जहाँ रेड मार्क है, रेड स्टार मार्क है, वो मैंडेटरी फील्ड है, वो आपको डालना है। ठीक है? तो इस तरह से आप जो भी डिटेल्स रेड एस्टेरिस्क में, रेड स्टार में है, वो फिल करके आप सबमिट कीजिएगा। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड यहीं पे बन जाएगा। जी,
जैसे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाता है, आप वापस होम में आके आपको वही यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ डालना है और लॉगिन करना है। जी ठीक है? जी तो मैं आपको बिना लॉगिन करके किस तरह चालान बना सकते हैं, मैं वो प्रोसेस दिखाऊँगा। तो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का एक जो ब्लॉक है, उसमें पे विदाउट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। जी ठीक है? तो पे विदाउट रजिस्ट्रेशन से भी आप चालान बिना रजिस्टर करके, बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के भी आप चालान पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ आपको एक चालान पेमेंट का फॉर्म दिखेगा। तो इस चालान पेमेंट फॉर्म पे कुछ डिटेल्स है जो आपको भरना है, क्योंकि आपको पहले भी आपने नोटिस किया होगा जब आप चालान बनाते थे, तो चालान बनाने के टाइम पे आप कौन चालान पे कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट को आप पे कर रहा है, किस पर्पस के लिए पे कर रहा है और कौन सा हेड ऑफ अकाउंट में पे कर रहा है। दीज आर दी मिनिमम fields which are required for filing a चालान। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। यहाँ आपको सारा सेलेक्ट करना है, कोई भी फील्ड आपको खुद टाइप नहीं करना है। मैक्सिमम फील्ड सारा टाइप आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किस डिपार्टमेंट को चालान बनाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप चालान पे करना चाह रहे हैं, वो डिपार्टमेंट का लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल आप लैंड डिपार्टमेंट के लिए, लैंड डिपार्टमेंट पे आपको लैंड, आपके पास कोई लैंड अलॉटमेंट है, उस लैंड अलॉटमेंट के अगेंस्ट में आप रेवेन्यू पे करना चाहते हैं, आपको एनुअल लीज रेंट पे करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लैंड डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करना है, लैंड मैनेजमेंट। तो लैंड मैनेजमेंट जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ हेड ऑफ अकाउंट दिखेगा। तो आइडिया इसमें ऐसा है कि जो पेमेंट टाइप है, यहाँ आपको मेजर हेड दिखेगा। जैसे लैंड डिपार्टमेंट में 0029 लैंड रेवेन्यू के लिए है, 0070 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में जो भी हेड ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल है वही दिखेगा। तो ये डिपार्टमेंट के हिसाब से आएगा। ये पेमेंट टाइप का जो ड्रॉप डाउन है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने प्रॉपर डिपार्टमेंट को ही सेलेक्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल बता रहा था आपको लैंड रेवेन्यू के लिए। तो लैंड रेवेन्यू का आपका 0029 आपको, अगर आप लैंड मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे तभी 0029 मिलेगा, बाकी डिपार्टमेंट में आपको 0029 नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप ये इंश्योर कीजिए कि आपने करेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है चालान बनाने के टाइम पे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे एक बार आपने अगर चालान प्रोसेस करके आगे बढ़ गए हैं और पेमेंट भी हो गया है, तो उसका जो है वापस आप उसको करेक्शन नहीं करा सकते हैं। ऑल्दो रिफंड मैकेनिज्म है, लेकिन आप इमीडिएटली आपको वो रिफंड नहीं आएगा। उसके लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको रिटर्न आएगा। बट इन एनी केस आपका करेक्शन कभी नहीं होगा। एक बार अगर कोई चालान पेमेंट हो जाता है तो उसमें करेक्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, लेकिन रिफंड होने का चांसेस है। रिफंड प्रोसीजर में है। आप रिफंड के लिए आपको कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आपने पेमेंट कर दिया है, उस डिपार्टमेंट को आपको एप्लीकेशन देना होगा कि मैंने बाय मिस्टेक पे कर दिया है गलत हेड ऑफ अकाउंट में। जैसे मान लीजिए आपको 0029 में पे करना था, आपने 0070 में पे कर दिया बाय मिस्टेक, तो उसके लिए प्रोसीजर है, आपको कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब लैंड मैनेजमेंट को ही अप्रोच करना होगा कि मुझे एक्चुअली 0029 में पे करना था, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक 0070 में पे कर दिया। तो आपको एप्लीकेशन इस तरह से एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को करना है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देगा और उसका एक प्रोसीजर है, वो डिपार्टमेंट प्रोसीजर फॉलो करके आपको रिफंड करेगा। बट हाँ, दैट इज ए टाइम, थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस है, आपको मे बी रिफंड मिलने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है। तो सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इंश्योर हो जाइए कि आपको क्या हेड में सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट के पास आप पहले, अगर आप श्योर नहीं है तो डिपार्टमेंट से आप पूछिए कि कौन सा हेड में ये लैंड रेवेन्यू पे करना है, तो डिपार्टमेंट आपको बता देगा। से अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लैंड रेवेन्यू पे करना है, तो आई विल सेलेक्ट 0029। ठीक है। उसके बाद आपको ऑफिस लोकेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आपका लैंड ईटानगर कैपिटल रीजन के अंदर में है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा पापुम पारे। अगर आपका लैंड सपोज वेस्ट कामेंग में है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वेस्ट कामेंग, मतलब बोमडिला में है तो वेस्ट कामेंग। तो जुरिस्डिक्शन आपको देखना है, कौन सा जुरिस्डिक्शन में आपका लैंड है, उसी जुरिस्डिक्शन को आपको सेलेक्ट करना है। मैं अभी एग्जांपल के लिए मैं सपोज पापुम पारे ले लेता हूँ। एक और चीज इसमें नोटिस कीजिएगा, देयर इज नो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नॉट ए जियोग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट। अगर आप अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बोलेंगे बाय जियोग्राफी, तो वी हैव ओनली 27 डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंट करेंगे तो वी हैव 28 डिस्ट्रिक्ट्स कंसीडरिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स। दैट इज व्हाई
हमने ओनली जियोग्राफिक डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है. सो ईटानगर वाला भी जो है, ईटानगर एरिया जो है, ICA एरिया विल ऑल्सो कम अंडर पापुम-पारे. So to select पापुम-पारे, देन उस पापुम-पारे के अंदर कौन सा ऑफिस, से फॉर एग्जांपल जैसा भी मैंने बताया था कि पापुम-पारे के अंदर हमारा ईटानगर भी है और यूपिया भी है. तो दैट इज व्हाई वी हैव 2 DLRSO, एक ईटानगर के लिए, एक यूपिया के लिए. तो अगर आपका लैंड यूपिया LRSO के जुरिसडिक्शन में आता है तो आपको DLRSO यूपिया सेलेक्ट करना है. अगर आपका लैंड ईटानगर जुरिसडिक्शन के अंदर आता है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जुरिसडिक्शन में आता है, तो आपको DLRSO ईटानगर सेलेक्ट करना है. ठीक है, जैसे सपोज मेरा ईटानगर पे लैंड है तो DLRSO मैं सेलेक्ट करूंगा. उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है पीरियड. पीरियड भी एक इम्पोर्टेंट है जी. ठीक है. तो आपका पीरियड जो है आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आप वो रेवेन्यू जो है किस पीरियड के लिए पे कर रहा है. ठीक है, हो सकता है कि आप पुराने पीरियड का पे कर रहा है, हो सकता है कि आप करंट पीरियड का पे कर रहे हैं. ये डिपार्टमेंट बताएगा कि आपको कैसे पे करना है. से फॉर एग्जांपल आपका लैंड रेवेन्यू, मान लीजिए आपका लैंड रेवेन्यू Messi scores. Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. 2021 से आपने पे नहीं किया. 2021, 21-22, 22-23, 23-24 एंड 24-25, मतलब आपने 5 इयर्स का रेवेन्यू पे नहीं किया है. तो आपको क्या करना है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू आपको फिर पुराने पीरियड का आपको सिंगल पुराने पीरियड का आपको अलाउ नहीं करेगा. से फॉर एग्जांपल लैंड डिपार्टमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा कि सिर्फ 21-22 का ही आप पे करें, रिमेनिंग का आपको अलाउ नहीं करेगा स्किप करने के लिए. तो आपको क्या करना है, इसीलिए आपको 24-25 ही सेलेक्ट करना है और उस 24-25 में आपका पूरा लास्ट 5 इयर्स का पूरा रेवेन्यू क्लब करके आपको पे करना होगा. देन ओनली लैंड डिपार्टमेंट विल एक्सेप्ट दैट रेवेन्यू. सो दैट इज व्हाई आप ये पीरियड जो है वो बिल्कुल ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा. आप फ्यूचर पीरियड अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको लैंड रेवेन्यू अलाउ नहीं करेगा, आपको एरर मिलेगा आगे जाके, बिकॉज डिपार्टमेंट इज नॉट अलाउइंग future payments Future for land revenue. जी. So period is very important while filing a चालान. ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट, बट देयर आर फ्यू डिपार्टमेंट्स जो फीचर के लिए भी अलाउ करता है, लाइक टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, जो फीचर के लिए मतलब एडवांस में भी पेमेंट रिसीव करता है. सो फॉर पर्टिकुलर दैट डिपार्टमेंट, टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, आप फ्यूचर का भी आप पेमेंट कर सकता है. सो दैट विल डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कौन फीचर के अलाउ कर रहा है, कौन फीचर के लिए अलाउ नहीं कर रहा है. तो इसीलिए आपको ये पीरियड जो प्रॉपरली सेलेक्ट करना है. एंड जनरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स ना, आपका पीरियड जो है करेंट फाइनेंशियल ईयर ही होगा. अगर आप करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए पे करेंगे तो कहीं कोई इशू नहीं आएगा. जी. और अगर फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं तो फ्यूचर का आप पहले डिपार्टमेंट से पूछ लीजिएगा, कंसर्न डिपार्टमेंट से, वेदर दे आर अलाउइंग फॉर फ्यूचर पेमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पे कर पाएंगे. तो सिस्टम को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि जो डिपार्टमेंट फ्यूचर के लिए अलाउ किया हुआ है तो उनको फ्यूचर के लिए पीरियड, आप फ्यूचर पीरियड का सेलेक्ट कर सकते हैं. जिसने अलाउ नहीं किया है तो उसका अगर फ्यूचर पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो आपको एरर मिलेगा जाके आगे. जी. सो आप इसीलिए 24 करेंट फाइनेंशियल ईयर ही लीजिएगा. देन कम्स पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी देख कर ये पीरियड का ड्रॉप डाउन देखिए, आपको थोड़ा तो क्लियरिटी आ रहा होगा कि ये मतलब क्या चीज़ है. जैसे किसी का रेवेन्यू, किसी का पेमेंट एक फ्रीक्वेंसी में होता है. जैसे अभी हम अगर लैंड रेवेन्यू का हम बात करेंगे तो वो एनुअल पीरियड में होता है. लैंड रेवेन्यू आपको हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस में अलाउ नहीं करते हैं. तो दैट इज व्हाई आपको ये एनुअल सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो और कोई किसी केस में हाफ ईयरली अलाउ करते हैं, कोई क्वार्टरली में भी अलाउ करते हैं. सेम पीरियड में अगर हाफ ईयरली होगा तो दो पेमेंट होगा, अगर क्वार्टरली होगा तो 4 पेमेंट्स होगा, अगर मंथली होगा तो 12 पेमेंट्स होगा. ठीक है, तो डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर सर्विस जो है किस हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि अभी आपका रोड टैक्स है व्हीकल के लिए, जो कमर्शियल व्हीकल का, गुड्स व्हीकल का जो रोड टैक्स होता है, तो वो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फैसिलिटेट किया हुआ है कि आप एनुअली भी पेमेंट कर सकते हैं रोड टैक्स, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं. तो जैसा आप जिस फ्रिक्वेंसी में आप पे करना चाहते हैं उसी फ्रिक्वेंसी से आपको सेलेक्ट करना है. तो अभी मेरा ये लैंड रेवेन्यू है, सो आई विल सेलेक्ट एनुअल, बिकॉज लैंड रेवेन्यू एनुअल बेसिस पे ही पेमेंट होता है. फॉर्म आईडी इज नॉट रिक्वायर्ड, आप इसको स्किप कीजिएगा. देन कम्स योर एक्चुअल अमाउंट, जहाँ कहाँ पे आपको अमाउंट भरना है. ठीक है, तो आपको यहाँ एक ब्लॉक दिख रहा होगा अकाउंट डिटेल्स. तो यहाँ आपको ध्यान देना है बिकॉज आपके यहाँ 2 एंट्री दिख रहा है.
एक 0029 के अंदर में लैंड रेवेन्यू टैक्स, 0029 के अंदर में अदर रिसिप्ट भी है, ठीक है। जी तो ये आप जो है इसको आप प्रॉपरली आपको देखना है कि आपको किसके अगेंस्ट में अमाउंट भरना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे लैंड रेवेन्यू का, तो आपको लैंड रेवेन्यू का जो आइटम है इसके अगेंस्ट में ही अमाउंट को डालना है, ठीक है। तो सपोज माई लैंड रेवेन्यू इज 10 रुपीज, क्योंकि मैं लाइव पेमेंट करने जा रहा हूँ तो आई सेलेक्ट स्मॉल अमाउंट, जी ठीक है, 10 रुपीज। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इसमें मुझे बोलना है कि ये 0029 के अंदर पे अगर यहाँ पे दो आइटम है ना, जैसे आपने देखा होगा एक लैंड रेवेन्यू टैक्स है, एक अदर रिसीव्स भी है। अगर इसमें आपने मिस्टेक से नीचे कर दिया तो यहाँ करेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये विदिन 0029 के अंदर में है। सी दोनों आइटम 0029 के अंदर में है। सो अगर विदिन सेम मेजर हेड में अगर आपने बाई मिस्टेक गलत डाल दिया तो ये करेक्शन हो सकता है, जी लेकिन अक्रॉस मेजर हेड नहीं। 0029 का 0070 में करेक्शन नहीं हो सकता है, 0070 का 0029 में करेक्शन नहीं हो सकता है। पर 0029 के अंदर में अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो वो करेक्शन हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ 10 रुपीज यहाँ डालने के बजाय अगर आपने यहाँ डाल दिया तो ये करेक्शन हो जाएगा इंटरनली, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपने बाई मिस्टेक भी अगर कल 0029 के किसी दूसरे जगह पे डाल दिया तो ये करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 10 रुपए का, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेयर डिटेल्स, ठीक है। ये ब्लॉक में आपको अपना डिटेल्स डालना है कि कौन चालान ये पे कर रहा है। तो यहाँ दो ही मिनिमम रिक्वायर्ड फील्ड्स है, एक है नेम, दूसरा मोबाइल नंबर, ठीक है। सपोज नेम पे मैंने, और उसमें एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। फिर आप रिमार्क्स डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप रिमार्क्स डाल सकते हैं। सपोज एनुअल रेवेन्यू फॉर द ईयर 2024, ठीक है। इस तरह से आप एक रिमार्क डाल सकते हैं आपका खुद का रिकॉर्ड के लिए, बट दिस इज नॉट अगेन मैंडेटरी। देन नेक्स्ट कम्स टू पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। अभी आप पेमेंट मोड पे आ जाइएगा, यहाँ आपको पेमेंट गेटवे ही ऑप्शन है। देन सेलेक्ट बैंक, आपको बैंक सेलेक्ट करना है। सो ओनली SBI EPay विल बी देयर एज ऑफ नाउ ना एज सर? ऑफ नाउ, लेकिन हाँ ये अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बाकी कमर्शियल बैंक, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं सभी को अलाउ कर दिया है बाय नोटिफिकेशन। तो हम अभी काम कर रहे हैं दूसरे बैंक के साथ में। तो बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसमें और भी बैंक्स आ जाएगा, लाइक एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, तो बाकी सारे बैंक्स भी आ जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ ओनली SBI EPay विल बी देयर। जी देन आपको ये जो इमेज दिख रहा है उसमें जो कैरेक्टर्स है वो टाइप करना है। ठीक है, अब जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगे तो आपको एक ड्राफ्ट चालान दिखेगा। ड्राफ्ट चालान मतलब आपने जो भी प्रीवियस पेज पे जो भी आपने डिटेल्स भरा है वही डिटेल्स आपको यहाँ काइंड ऑफ दिखेगा। क्रॉस चेक करने एग्जैक्टली जी आपको खाली ये देखना है कि आपने वेदर अपने प्रीवियस फॉर्म पे सारा डिटेल्स प्रॉपरली भरा है कि नहीं भरा है। जी तो यहाँ तक भी आप जो है अपना हेड ऑफ अकाउंट को देख सकते हैं कि वेदर मैंने सही हेड ऑफ अकाउंट सेलेक्ट किया है कि नहीं। जी क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर आप आगे बढ़ जाके पेमेंट करोगे ना तो आपको करेक्शन के लिए करेक्शन नहीं हो पाएगा। एडजस्टमेंट होगा बट करेक्शन नहीं। एडजस्टमेंट लाइक जैसे मैंने 0029 के अंदर में जो एडजस्टमेंट के बाद बताया था जी वो हो सकता है, लेकिन जैसे आपने आपका ऑफिस नेम आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट आप चेंज नहीं कर पाओगे, लोकेशन आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जी जैसे मान लीजिए आपको रेवेन्यू पे करना था बोमदिला के लिए, आपने मिस्टेक से बाय मिस्टेक पे कर दिया परफॉर्म भरे के लिए, तो वो करेक्शन नहीं होगा। तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो डिटेल्स है ये आप इंश्योर कीजिएगा कि आपने ये डिटेल्स प्रॉपरली भरा है, प्रॉपरली सेलेक्ट किया है। जी सो नाउ विल गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एग्री एंड डिसएग्री। अगर आपने डिटेल्स सही भरा है, आप श्योर हो गए हैं कि हाँ मैंने सही भरा है, तो आप एग्री करके प्रोसीड कीजिएगा।
या तो अगर आपको लग रहा है कि हमने गलती किया है तो डिसएग्री करके कैंसिल करके आप फिर दोबारा वो सेम फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको कोई पेमेंट नहीं जा रहा है, जी यहाँ तक आपको कोई चालान भी जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। जी तो आप एग्री करके सपोज हमारा फॉर दिस पर्टिकुलर केस मान लीजिए कि सारा करेक्ट डेटा हमने सेलेक्ट किया है, तो एग्री करके हम प्रोसीड करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे आपको एसबीआई का पेमेंट गेटवे दिखेगा। यहाँ आप लेफ्ट साइड में आपको सारा पेमेंट मोड्स दिखेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट, ठीक है। तो आपको जो भी जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उस मोड से उस पर्टिकुलर मोड को सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग ऐसा नहीं है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग अगर एसबीआई में है तभी आप कर पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यू विल सी यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स का इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है। जैसे मान लीजिए आपका आईसीआईसीआई में इंटरनेट बैंकिंग है, आपका इंटरनेट बैंकिंग आईसीआईसीआई में है, तो आप आईसीआईसीआई के थ्रू भी आईसीआईसीआई नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जी ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई ई पे है तो मुझे मेरा इंटरनेट बैंकिंग या मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका एचडीएफसी में भी इंटरनेट बैंक है और उसमें अपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखा है तो आप इंटरनेट बैंकिंग में एचडीएफसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। फिर यूपीआई तो आप मोस्ट फेमिलियर इज यूपीआई, आप सभी को यूपीआई आप यूज कर ही रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, हर कोई आजकल यूपीआई के थ्रू ही पे करता है क्यूआर को। तो वो ऑप्शन भी है, आप जैसे यूपीआई में क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई क्यूआर मिलेगा। यूपीआई क्यूआर में क्लिक करते ही आपको स्कैनर आ जाएगा जिसको आप स्कैन करके क्यूआर कोड आ जाएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है एसबीआई ब्रांच पेमेंट। मान लीजिए अभी किसी के पास कोई भी ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, एसबीआई ब्रांच पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई ब्रांच पेमेंट सेलेक्ट करने पर आपको 3 फील्ड भरना है, पेयर का नाम, पेयर का मोबाइल नंबर, पेयर का ईमेल आईडी। ये 3 फील्ड भर के आप जैसे ही पे नाउ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेम्पोररी बैंक चालान जनरेट होगा सिस्टम पे, ठीक है। टेम्पोररी बैंक चालान जनरेट होगा, उस बैंक चालान को आपको वही दिखा देते हैं। अभी हम लाइव पेमेंट नेक्स्ट चालान पे करते हैं, ठीक है। मैं आपको बैंक चालान का दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप ब्रांच पेमेंट ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रांच पेमेंट ऑप्शन देखोगे तो जैसे हमारा अमाउंट था 10 रुपीज़ का, ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट जो है आपको ब्रांच पेमेंट ऑप्शन में आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दिस चार्जेस बीइंग टेकन बाय बैंक एज ए कैश हैंडलिंग चार्जेस। तो ये एडिशनल अमाउंट जो है वो बैंक लेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस चालान अमाउंट। अगर चालान अमाउंट 100 रुपये का भी है तो भी एक्स्ट्रा 60 रुपीज़, अगर 1000 रुपये का भी है तो भी एक्स्ट्रा 60 रुपीज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ दी चालान अमाउंट। अगर करोड़ रुपए का भी है ना आपका चालान अमाउंट तो भी 60 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा लगेगा फ्लैट। तो इसके लिए भी बाकी इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ये सब में हाँ, कोई चार्जेस नहीं लगता है। इंटरनेट बैंकिंग में है मिनिमल चार्जेस, जो जी। उनका सर्विस चार्जेस लगता है वो नॉर्मली कोई भी पेमेंट गेटवे में आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करोगे तो इंटरनेट बैंक का जो आरबीआई का चार्जेस है वही लगता है। तो यूपीआई में देयर इज नो चार्जेस यूपीआई में देयर इज नो चार्जेस। और डेबिट कार्ड में भी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में भी आपका कोई चार्जेस नहीं है। ओनली नेट बैंकिंग में आपका एक यूजर चार्जेस लगता है और आपका ये ब्रांच पेमेंट में, ठीक है। तो मैं आपको ब्रांच पेमेंट दिखाता हूँ ताकि ये फॉर दोज कस्टमर्स जिनके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी नहीं है तो इस ऑप्शन का वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपना एक टेस्ट के लिए इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा तो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी एसएमएस भी आएगा। ठीक है, तो ये 3 मिनिमम फील्ड से आपको भरना ही है ये, इसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो मैं पे नाउ में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नाउ में पेमेंट कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे नाउ में कोई पेमेंट होने वाला नहीं है। यहाँ पे नाउ पे एक चालान जनरेट होगा, ठीक, ब्रांच की तरफ से अभी ये एक आपको एक चालान मिलेगा यहाँ, ठीक, इसको बोलते हैं हम ब्रांच पेमेंट चालान, ठीक, दिस इज नोन एज ब्रांच पेमेंट चालान।
मतलब आपको यही प्रिंट करके, यहाँ से प्रिंट करके आपको यही कॉपी जो है, ये दोनों कॉपी प्रिंट करके आपको बैंक एसबीआई, नियरेस्ट एसबीआई में आप जा सकते हैं। जी कोई भी एसबीआई काउंटर में आप चले जाइए, वहाँ जाके बताए का जो पेमेंट काउंटर है वहाँ पे ये प्रोड्यूस कीजिए, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट है, टोटल पेमेंट अमाउंट, ये अमाउंट आपको वहाँ कैश काउंटर पे जमा करना है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से आपको कस्टमर कॉपी फाड़ के सील एंड साइन मार के आपको ये दे देंगे। जी तो ये जो है, दिस इज नॉट एक्चुअली ग्रास चालान। अभी इसके अगेंस्ट में आपको फिर वापस ग्रास पोर्टल में आके इसका कॉरेस्पॉन्डिंग चालान को आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो जैसे इसका क्या चालान नंबर होगा, इसका चालान नंबर आपको अगर देखना है तो आप देखिए, देयर इज ए, तो यहाँ पे आपको एक मर्चेंट ऑर्डर नंबर दिखेगा, इस पर्टिकुलर में दिख रहा होगा मर्चेंट ऑर्डर नंबर। तो ये जो है एक्चुअली दिस विल बी योर चालान नंबर, फाइनल चालान नंबर जो ग्रास में जाके जनरेट करना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली बोला जाए तो वही ठीक रहेगा ना कि यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग थोड़ा ईज रहेगा, और ब्रांच में अगर करवाता है तो उनको फिर ब्रांच में पे करने के बाद अगेन ये जो चालान नंबर उसको फिर से ई ग्रास में आके फाइल हाँ, करना पड़ेगा। वापस फाइल नहीं करना है, ई ग्रास में आके जो सर्च चालान का ऑप्शन है वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। जी सर्च चालान पे आके इसी चालान नंबर के अगेंस्ट में आपको जनरेट करना है जो ग्रास का चालान है। तो ठीक ये है, वाला थोड़ा लंबा प्रोसेस हाँ, रहेगा। दिस ये लॉन्गर प्रोसेस, जी क्योंकि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी नहीं है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, जी अमाउंट को जमा करना पड़ेगा, और वापस आके फिर ग्रास के साइट में आपको वो चालान को जनरेट करना है। चालान जी को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। मैं आपको सर्च चालान दिखाऊंगा, जी लेकिन एक और इसमें बात आपको याद रखना होगा या ध्यान रखना होगा कि ये आप जैसे आज आपने अगर बैंक काउंटर में जाके पे किया है ना, तो इसका चालान आप आज नहीं कर पाओगे, कल ही कर पाओगे। तो वो That 24 is आवर का गैप रहेगा। हाँ, दैट इज अनदर डिसएडवांटेज फॉर दिस मोड ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैंक क्या करेगा, अपना सिस्टम अपडेट करेगा आज के दिन में, तो अपडेट करने के बाद मुझे कल ही वो ग्रास में रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, दैट इज अनदर डिसएडवांटेज बाई फॉर दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ पेमेंट। बट आपको ये ध्यान रखना है कि दिस विल बी योर फाइनल जीआरएन नंबर। जी ठीक है, तो बेसिकली जो लोग इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई यूज करते हैं उनके लिए तो फायदा रहेगा, हाँ, विदाउट एनी हेसिटेशन। विदाउट एनी हैसल उनको अपनी स्क्रीन पे ही पेमेंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रास चालान जनरेट हो जाएगा। अभी हम एक और पेमेंट करेंगे जिसमें हम ब्रांच पेमेंट नहीं करेंगे, यूपीआई से या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे चालान जनरेट होता जी है। तो वेबसाइट इस सभी को पता ही है, ई ग्रास। सो अभी हम एक और चालान जनरेट करते हैं जिसमें हम लाइव पेमेंट करेंगे। तो मैं सपोज लोकेशन कंसर्न LRS ऑफिस पीरियड, ठीक है, ड्राफ्ट चालान आपका आ गया। जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपको ये डिटेल्स चेक करना है आपने सही भरा है कि नहीं। अगर सही भरा है तो एग्री करके आगे प्रोसीड। तो अभी हम एक लाइव पेमेंट करके देखते हैं, यूपीआई QR पे नाउ। ठीक है, तो आपको स्क्रीन में QR कोड दिख रहा होगा। जी तो QR कोड के टाइम पे आप ये टाइमर ध्यान रखिएगा,
जो यहाँ जी। टाइमर दिख रहा है, अगर ये टाइमर बहुत कम हो गया तो मत कीजिएगा, अगर टाइमर ज़्यादा है तभी कीजिएगा, अदरवाइज वो फेल होने का चांसेस है। तो मेरा सक्सेसफुल हो गया पेमेंट से। जी। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर आपको ये स्क्रीन दिखेगा। तो कई बार ऐसा होता है आपका, नॉर्मली वो ऑनलाइन पेमेंट में ही वो सिनेरियो रहता है आपका, जैसे आपने पेमेंट करने के टाइम पे क्या हुआ कि आपका पैसा तो कट गया अकाउंट से, मैसेज आपके मोबाइल पे एसएमएस आ गया कि पैसा कट गया, लेकिन यहाँ चालान जनरेट नहीं हुआ, इसी वजह से आपको ये चालान जनरेट नहीं हो पाया। इसका मतलब अभी आप श्योर नहीं हो पाएगा कि आपका पेमेंट हुआ है या पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि फेल हुआ, ये आप श्योर नहीं हो पाएंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए क्या प्रोसेस है, अगर मान लीजिए आप चालान जनरेट नहीं कर पाया, पेमेंट कर दिया, आपका पेमेंट का पैसा का आपका मैसेज भी आ गया अकाउंट का कि आपका पैसा कट गया है, लेकिन आप चालान जनरेट नहीं कर पाया, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आप ई ग्रास साइट में आना है। तो उस केस में अभी आप सबसे पहले आपको करना है फॉरगॉट जीआरएन। अगर आपने लॉगिन करके पे किया है तो उसका तो रिकॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने लॉगिन करके पे नहीं किया है, पे विदाउट रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है निकालने का। क्योंकि अगर आपने लॉगिन करके पे किया होगा तो आपने जितना भी पेमेंट किया है अभी तक, फेल हो सक्सेसफुल हो, सारा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी के केस में जैसे हमने तो लॉगिन करके पे नहीं किया है, तो उस केस में हम कैसे ट्रैक करेंगे पेमेंट को, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है फॉरगॉट जीआरएन। ठीक है, क्योंकि आपको तो चालान भी जनरेट नहीं आया, आपको कुछ रेफरेंस ही नहीं है, नंबर भी पता नहीं है कितना नंबर होगा, क्या नंबर आया होगा, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है फॉरगॉट जीआरएन। आप फॉरगॉट जीआरएन में जाके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने क्या मोबाइल नंबर आपने चालान भरने के टाइम में आपने क्या मोबाइल नंबर डाला था, वो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है और ये कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है। तो आपने जो पेमेंट अटेम्प्ट किया था उस पेमेंट का आपको जीआरएन नंबर मिल जाएगा। जीआरएन नंबर इज एक्चुअली एवरी चालान का एक यूनिक नंबर, दिस इज जीआरएन नंबर। तो कोई भी अगर सक्सेसफुल पेमेंट है ना तो उसका जीआरएन नंबर जनरेट होता है, ऑल सक्सेसफुल एंड फेल पेमेंट जीआरएन नंबर जनरेट होता है। ठीक है, तो अब जब आपने पेमेंट किया था उस टाइम पे आपको कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपको पता ही नहीं चला कि उसका क्या जीआरएन नंबर होगा, तो उसी के लिए आपके पास फॉरगॉट जीआरएन का ऑप्शन है। आप फॉरगॉट जीआरएन में जाएंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन भरना है, इतना इन्फॉर्मेशन भरते ही आपको जीआरएन नंबर पता चल जाएगा। जैसे आपको जीआरएन नंबर पता चल जाएगा, आप वापस होम में आ जाइए और यहाँ सर्च चालान कीजिएगा। सर्च चालान में आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, बैंक सेलेक्ट करना है और उस जीआरएन नंबर को यहाँ डालना है। जैसे आप ये 3 इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आपको वो चालान के अगेंस्ट में पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि फेल हुआ पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का केस में हम डालते हैं, हमने पेमेंट किया था लैंड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, हमने बैंक एसबीआई ई पे से किया था और ये मेरा जीआरएन नंबर था। ठीक है, दिस इज माय जीआरएन नंबर और मैं यहाँ कैप्चा डालूंगा तो मुझे वही चालान में दोबारा प्रिंट कर पाऊंगा। मैं सर्च करता हूँ, सी स्टेटस, अगर आपका सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ सक्सेसफुल मिलेगा, आप उसका चालान यहाँ से क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ स्टेटस में अगर आपको पेंडिंग है तो आपको थोड़ा वेट करना है जब तक ये सक्सेसफुल या फेल नहीं हो जाता है। अगर फेल हो गया है तो आपका जो पैसा बैंक से कटा था वो वापस आ जाएगा, जो नॉर्मल पेमेंट गेटवे के हिसाब से 4 to 5 बिजनेस डेज वो वापस आ जाएगा। अगर सक्सेसफुल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो चालान जनरेट कर सकते हैं, सेम चालान आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय हाउ यू कैन ट्रैक कि आपका जो पेमेंट हुआ था वो सक्सेसफुल हुआ है कि फेल हुआ है। ये तो पूरा फुल प्रोसेस सर ने बहुत अच्छे से दिखा दिया सर। लेकिन फिर इसमें रिफंड का तो आपने बता दिया सर, और एक था कि सवाल ये भी आ रहा था कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड नहीं है अभी भी, तो इसको लेकर सर क्या कहना है? हाँ, तो इसलिए हमने ये सभी डिपार्टमेंट को सर्कुलेट किया हुआ है कि जो भी डिपार्टमेंट यहाँ ऑनबोर्डेड नहीं है वो अपना इंफॉर्मेशन हमें भरे। तो हमने होम पेज में ना एक ऑप्शन डाला हुआ है, प्रोसीजर फॉर डिपार्टमेंट ऑनबोर्डिंग, ये लिंक हमने डाला हुआ है और सभी डिपार्टमेंट को भी हमने ये कम्युनिकेट किया है कि आपको ऑनबोर्ड करने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से सभी डिपार्टमेंट अभी आ भी रहे हैं, हम डेली बेसिस में हम डिपार्टमेंट ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ क्लिक करके जो भी डिपार्टमेंट ऑनबोर्ड नहीं है उसी सभी डिपार्टमेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ई ग्रास साइट में आइए, प्रोसीजर फॉर डिपार्टमेंट ऑनबोर्डिंग में क्लिक कीजिए, वहाँ एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है
उस डॉक्यूमेंट को फिल करके हमें इमीडिएटली सबमिट कीजिए, सो दैट हम उस डिपार्टमेंट को भी यहाँ ऑनबोर्ड कर पाए और नॉर्मल पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। और सर ये भी था कि क्योंकि ये काफ़ी न्यू है, लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में मैंने बोला था तो परेशानी अभी हो रहा है क्योंकि इनिशियल स्टेज है। 2 अच्छा इनिशिएटिव है तो सर एनआई स्पेशली एनआईसी की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल आईडी है जहाँ पे जो लोग कंफ्यूज्ड है या फिर फ़ील करना चाहते हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट कर पाएँ सर? हाँ, एज़ ऑफ नाउ तो हमने कोई हेल्प डेस्क सेटअप नहीं किया है और हेल्प डेस्क सेटअप करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कंसर्न जो पेरेंट डिपार्टमेंट या डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा सही में नेसेसरी लग रहा है कि एक हेल्प डेस्क का ज़रूरत है तो हम सेटअप करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है और एक सेटअप का रिक्वायरमेंट है। तो एनआईसी इज़ ओनली टेकिंग केयर ऑफ द टेक्निकल साइड, सॉफ्टवेयर साइड को देख रहा है, जी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर कोई सेटअप के लिए हमारे पास कोई फंड्स नहीं है। तो हम जो डिपार्टमेंट है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा सही में लग रहा है या फिर कोई दूसरा चैनल से, जैसे अभी रिसेंटली डायरेक्टरेट ने क्या किया है कि सभी ट्रेजरी ऑफिसर्स को भी इसके बारे में अवेयर किया है और उनको ट्रेन भी किया है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में जो पब्लिक है वो, और फिर एनआईसी साइड से हमने क्या किया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट एनआईसीज को भी हमने ट्रेन किया है कि ग्रास में कैसे चालान भर सकते हैं, कैसे सिटीजन को चालान भरना है या क्या करना है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा एनआईसी का यूनिट है उन्हें भी हमने ट्रेन किया हुआ है और डायरेक्टरेट की तरफ से, अकाउंट्स एंड ट्रेजरी की तरफ से जो कंसर्न ट्रेजरीज है डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी ट्रेनिंग दिया गया है। तो पब्लिक को कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है एज ऑन डेट, क्योंकि अभी हेल्प डेस्क चूँकि नहीं है, तो वो एनआईसी में जा सकता है डिस्ट्रिक्ट में या ट्रेजरीज में जा सकता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि कैसे चालान भरना है। जी, सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई गेस जो आपने प्रोसेस दिखाया फुल प्रोसेस जितने भी कन्फ्यूज़्ड थे या फिर कन्फ्यूजन में थे उनको एक रिलीफ मिलेगा और इजीली वो चालान भरा पाएँगे सर। जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।